नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद के श्रेष्ठ कवि, कहें तो हम छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, एक कवि के रूप में, एक उपन्यासकार के, कहानीकार के रूप में, नाटककार के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान रही है। तो आज हम उनके नाटककार के रूप में कैसा व्यक्तित्व रहा और उनके नाटकों की क्या शैली थी, क्या उनके नाटकों की विशेषताएं हैं, उनके नाटकों का क्या विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। छायावाद 1918 से प्रारंभ हुआ और 1936 तक 18 वर्ष का पीरियड रहा। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये पूरा काल राष्ट्रीय आंदोलन का काल था। आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था और उस समय कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, सबका केंद्र बिंदु राष्ट्र चेतना रही। और प्रसाद जी का तो अपना व्यक्तित्व ही विलक्षण था। वे विराट और व्यापक फलक पर साहित्य लेखन करते हैं। कामायनी जैसे एक महाकाव्यात्मक कृति को, जो तुलसीदास के रामचरितमानस के पश्चात उसी परंपरा में लिखी गई रचना है। आंसू, झरना, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्वादी काव्य संग्रह जिन्होंने रचे और लंबी कविताओं का प्रारंभ किया। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया, तो इस तरह से लंबी कविताओं पे, शोला की प्रतिध्वनि पर एक नए प्रयोग किए। और प्रसाद जी प्रयोग धर्मी रचनाकार रहे हैं, गहन अध्येता रहे। इतिहास, पुराण, वैदिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य, सबका गहन अध्ययन किया और अपने अतीत को, अपने स्वर्णिम अतीत को वर्तमान की चुनौतियों के लिए स्वीकार किया। तो वर्तमान को कैसे हम अतीत से प्रेरणा ले सकते हैं, उसके आधार पर इन्होंने अपने साहित्य की रचना की। नाटकों के लिए जब हम कहते हैं तो नाटककार के रूप में प्रसाद मील का पत्थर बने। जैसे कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है, उनको धुरी मान करके प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी और प्रेमचंद उत्तर कहानी कहा जाता है। ऐसे ही नाटक के संदर्भ में नाटक को एक परिष्कृत रूप देने, परिनिष्ठित रूप प्रदान करने में प्रसाद जी का अभूतपूर्व योगदान रहा। इसलिए प्रसाद जी को केंद्र में मान करके प्रसाद पूर्व नाटककार, प्रसाद युगीन नाटककार और प्रसाद उत्तर नाटककार, इस तरह से विभाजन किया जाता है। प्रसाद से पूर्व भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में भी नाटकों की रचना हुई। उन नाटकों में समस्या नाटक, समस्या प्रधान, जैसे दहेज को लेकर, बाल विवाह को लेकर या बहु विवाह को लेकर, तो विभिन्न सामाजिक समस्याओं को, राजनीतिक समस्याओं को केंद्र में रखते हुए नाटकों की रचना हुई और यथार्थवादी नाटक लिखे गए। फिर आगे द्विवेदी युग में देखते हैं तो नाटकों के क्षेत्र में कोई विशेष महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय नाटककार नहीं हुए। उसी परंपरा को ही वे आगे बढ़ा रहे थे। परंतु प्रसाद ने आकर के, जयशंकर प्रसाद ने आकर के नाटक विधा को अपने नवीन प्रयोगों के आधार पर इस तरह से परिष्कृत, परिनिष्ठित किया कि नाटक एक स्वतंत्र विधा के रूप में, एक परिष्कृत विधा के रूप में अपनी एक अलग पहचान हिंदी साहित्य में बनाती है। और हिंदी साहित्य जगत में नाटक विधा के रूप में उसको समृद्ध करने का कार्य भी प्रसाद ने किया। प्रसाद जी ने नाटक लिखने का प्रारंभ 1910 से कर दिया था। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष चल रहा था, तो उन्होंने पुराणों को, महाभारत को, रामायण को,
बौद्ध साहित्य को और इतिहास को आधार बना करके 13 नाटकों की रचना की। उनका सर्वप्रथम नाटक सज्जन था, जो 1910 में प्रकाशित हुआ। ये महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित नाटक था। एकांकी एक अंक का रूपक कहा जा सकता है। रूपक के विभिन्न भेद होते हैं। अंक व्यायोग है, डिम है, वीथी है, प्रहसन है। तो उस तरह से उसका एक भेद एकांकी भी है। तो एकांकी के रूप में सज्जन नाटक की रचना की, जिसमें दुर्योधन की हठ धर्मिता और युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण किया गया। महाभारत के ही दोनों पात्र हैं। द्वैत वन में आखेट करने के लिए जाते हैं दुर्योधन। उनके सारथी चित्ररथ उनको मना करते हैं कि यहाँ आखेट करना वर्जित है, यहाँ आखेट पर दुर्योधन हठधर्मी है। वे उनकी बात नहीं मानते हैं और आखेट के लिए चले जाते हैं और वहाँ बंदी बना लिए जाते हैं। वे जाते तो है पांडवों का अहित करने के लिए। पांडवों से प्रतिशोध लेने का कोई भी अवसर वे त्यागते नहीं है। पर जैसे ही युधिष्ठिर को पता चलता है कि दुर्योधन बंदी बना लिए गए हैं, तो वह दुर्योधन को उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण इस नाटक में मिलता है। इसीलिए इस नाटक का नाम ही सज्जन रखा गया। इसमें पात्रों के स्वगत कथन बहुत अधिक है। स्वगत कथन होते हैं जो पात्र स्वयं इस तरह से बोलता है कि वो दूसरा जो साथ में पात्र है उसको सुनाई ना दे। श्रोता सुनते हैं, दर्शक सुनते हैं, परंतु वो स्वगत कथन होता है। जो पात्र के स्वयं के विचार भी हो सकते हैं, वो आत्ममंथन कर रहा है उस रूप में भी हो सकते हैं, या किसी दूसरे के विषय में जब वे चिंतन करता है तो वे स्वगत कथन होते हैं। ये नाटक की एक शैली है और इसमें संवाद पद्य रूप में रहे हैं। गद्य रूप में संवाद नहीं है, पद्य के रूप में संवाद है। क्योंकि उससे पहले हम देखते हैं गद्य विधा का विकास उतना नहीं हुआ था। गद्य का प्रारंभ ही आधुनिक काल में हुआ है, भारतेंदु युग में आकर के हुआ है। तो पद्य का मोह प्रारंभिक जो साहित्यकार थे वो छोड़ नहीं पाए। तो प्रसाद जी भी नाटक लिख रहे हैं तो उसमें उन्होंने संवाद पद्य रूप में दिए हैं। इनका दूसरा नाटक है करुणालय, जो 1913 में रचित है। ये भी पौराणिक आख्यान पर आधारित है। हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध आख्यान पर केंद्रित है। इसमें मूलतः बलि प्रथा को केंद्र में रखा गया है। हरिश्चंद्र किस तरह से उनके बेटे को बलि देने की जब बारी आती है तो उनका बेटा बलि नहीं होना चाहता और वे अपने स्थान पर किसी निर्धन स्त्री के, गरीब स्त्री के पुत्र को बलि के लिए ले आता है। और वह निर्धन स्त्री और कोई नहीं, विश्वामित्र की ही पूर्व पत्नी थी और उन्हीं का ही बेटा था। तो उस विषय को केंद्र में रखते हुए इस नाटक की रचना की गई है और ये गीति नाट्य के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से 1913 में इन्होंने प्रायश्चित नाटक की रचना की। इस नाटक में कन्नौज के नरेश जयचंद के विश्वासघात का, उसके मूर्खतापूर्ण कुचक्रों के कारण पृथ्वीराज चौहान की जैसे पराजय होती है, जैसे उनका अंत होता है, उसका चित्रण किया गया है। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के ही संबंध में भाई लगते थे, परंतु जयचंद अपने स्वार्थ के कारण पृथ्वीराज से द्वेष करते हैं और पृथ्वीराज को नीचा दिखाना चाहते हैं और उससे प्रतिशोध लेने के लिए गजनी से जाकर के मिल जाते हैं, जिसके कारण वे पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। और बाद में जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है तब उन्हें अपनी बेटी संयोगिता का स्मरण आता है, जो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी, जो अब विधवा हो गई। और फिर जयचंद के मन में पश्चाताप का भाव, ग्लानि का भाव जागृत होता है। तो इस तरह से वे प्रायश्चित करता है। तो प्रायश्चित के रूप में ये नाटक, इसका नाम ही प्रायश्चित रख दिया गया। समसामयिक स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ये नाटक रचित है। आज भी
जब जयशंकर प्रसाद नाटक लिख रहे थे, उस समय की स्थितियां भी ऐसी थी। भारत पराधीन था और विभिन्न जो छोटे छोटे गणराज्य थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी, वहाँ के सामंत और सरदार अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं से जाकर के संधि कर लेते थे, उनसे मिल जाते थे और अपने ही भाई बंधुओं को हानि पहुंचाते थे। तो इस विषय को केंद्र में रखते हुए एक पौराणिक कथा के माध्यम से प्रसाद समाज को एक सजग सचेत करते हैं। इसी तरह से एक अन्य नाटक है इनका, कल्याणी परिणय। चंद्रगुप्त मौर्य और सिल्यूकस के प्रसंग पर आधारित है, ऐतिहासिक है। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य और सिल्यूकस का युद्ध और सिल्यूकस की पराजय का वर्णन मिलता है। और सिल्यूकस की ही बेटी कार्नेलिया थी और उसी कार्नेलिया का ही नाम इसमें कल्याणी रखा गया, क्योंकि मौर्य वंश को कल्याण देने वाली, उनका कल्याण करने वाली थी, इसलिए कार्नेलिया से उसका नाम कल्याणी हो गया। और वे दोनों वंशों के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी सिद्ध होती है। तो कल्याणी परिणय, परिणय होता है विवाह, तो कल्याणी कार्नेलिया के साथ जो चंद्रगुप्त का विवाह हुआ, उस विषय को लेकर के इस नाटक की रचना की गई। छोटा सा नाटक था और यही नाटक आगे चल करके परिवर्धित होकर के चंद्रगुप्त नाटक के रूप में प्रकाशित हुआ। प्रारंभ में कल्याणी परिणय था और इसी कल्याणी परिणय का ही प्रसंग चंद्रगुप्त नाटक में फिर आगे जोड़ भी दिया गया। इसी तरह से एक अन्य नाटक प्रसाद जी द्वारा रचित है, राज्यश्री, जो 1914 में प्रकाशित हुआ। इसमें वर्धन राजवंश की राजकुमारी राज्यश्री का चित्रांकन है। नाटक का आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री वेन सांग का ऐतिहासिक विवरण है। यह एक गीति नाट्य है। इससे पूर्व नाटक जो रचे जा रहे थे उनमें घटना की बहुलता होती थी, वो घटना प्रधान होते थे। परंतु ये पहला नाटक ऐसा हुआ जिसमें चरित्र को महत्व दिया गया। प्रसाद की जो प्रवृत्ति है वो चरित्रगत विशेषताओं के चित्रण की ओर बढ़ती है। जो राजवंश की राजकुमारी राज्यश्री है, उसके चरित्र में कैसे कैसे कहाँ परिवर्तन आते हैं, किस तरह से उसका विवाह होता है, किस तरह से वो पुरुषों के संपर्क में आती है और कैसे उसका शोषण होता है, और किस तरह से वो बंदी बनाई जाती है और फिर अपने आप को मुक्त करवा पाती है। तो उसके पूरे जीवन चरित्र को आधार बना करके उसके चरित्र को केंद्र में रखते हुए राज्यश्री नाटक की रचना प्रसाद ने की। और ये परंपरा से हटकर लिखा गया नाटक है, जिसमें चरित्र को अधिक महत्व दिया गया घटना की अपेक्षा। इसके पश्चात 1921 में विशाख नाटक की रचना प्रसाद जी ने की। ये नाटक भी ऐतिहासिक है। कल्लण की राज तरंगिणी पर आधारित इसका कथानक है। कश्मीर के राजा नरदेव के सरदार सुश्रवा की पुत्री चंद्रलेखा के चरित्र पर आधारित कथानक है। विशाख द्वारा विभिन्न संघर्षों के पश्चात कैसे चंद्रलेखा की प्राप्ति होती है, इस विषय को केंद्र में रखते हुए इस नाटक की रचना की गई है। प्रसाद पहली बार नाटकों में नारी अस्मिता की बात करते हैं। स्त्रियों को केंद्र में रख करके उनकी पीड़ा को, उनकी व्यथा को केंद्र में रखते हुए नाटकों की रचना करते हैं। राज्यश्री की केंद्र में भी स्त्री है और विशाख नाटक की भी केंद्र में चंद्रलेखा है। और राजा नरदेव जो कश्मीर के राजा है, वे भी चंद्रलेखा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उससे पूर्व एक बौद्ध भिक्षु है, वो भी चंद्रलेखा के प्रति आकर्षित हो जाता है और कैसे उसको बंदी बना लेता है। और उनसे फिर विशाख चंद्रलेखा को छुड़वाते हैं, मुक्त करते हैं। और इस तरह से पूरा नाटक अंतर्द्वंद्व और बाह्य परिस्थितियों से द्वंद्व करते हुए व्यतीत होता है।
और अंततः विशाख को चंद्रलेखा की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से एक अन्य नाटक है प्रसाद का जो 1922 में रचित है, अजातशत्रु। प्रसाद के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक रहे हैं। उन्होंने इतिहास को केंद्र में रखते हुए ऐतिहासिक विषयों को, ऐतिहासिक कथानकों को लेते हुए और उसमें अपनी कल्पना का, अपनी मौलिकता का सम्मिश्रण करते हुए नाटकों की रचना करते हैं। अजातशत्रु नाटक में 3 प्रमुख केंद्र रहे हैं। इनका कथानक जो है वो 3 प्रमुख केंद्रों पर आधारित रहा है, मगध, कौशल और कौशांबी। इस नाटक पर गौतम बुद्ध का प्रभाव दिखाई देता है। प्रसाद जी गौतम बुद्ध के दर्शन से कहीं प्रभावित रहे हैं। कामायनी में भी जो आनंदवाद की समरसता की बात करते हैं, वहां पर भी कहीं दूर गौतम बुद्ध का प्रभाव दिखाई देता है। और अजातशत्रु नाटक हम देखें, स्कंदगुप्त उनका नाटक देखें, चंद्रगुप्त नाटक देखें, उन सब नाटकों में अधिकांशतः बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, इन दोनों में परस्पर संघर्ष भी दिखाया है। संपूर्ण नाटक बाह्य परिस्थितियों के द्वंद्व पर आधारित रहा है, निरंतर उसमें द्वंद्व चलता है। और इतिहास की घटना को कैसे मगध, कौशल और कौशांबी परस्पर एक दूसरे के प्रति वैमनस्य से युक्त होते हैं, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किस तरह से एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं और कुचक्र करते हैं। तो इस तरह से पूरे द्वंद्व को, एक संघर्ष को केंद्र में रखते हुए प्रसाद इस नाटक की रचना करते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दोनों नाट्य सिद्धांतों का जो तात्विक विवेचन है वे हमें इस नाटक में दिखाई देता है। पाश्चात्य नाट्य सिद्धांत भी इसमें दिखाई देते हैं और भारतीय नाट्य सिद्धांतों की भी परंपरा हमें इस नाटक में दिखाई देती है। ऐतिहासिक युग का संपूर्ण घटना चक्र इस नाटक में प्रस्तुत किया है प्रसाद जी ने। और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक हुए नंद दुलारे वाजपेयी, उन्होंने इस नाटक को एक सफल नाटकीय प्रयत्न के रूप में देखा है, क्योंकि इस तरह से वस्तु विन्यास जिस तरह से प्रसाद जी ने नाटकीय शैली में प्रस्तुत किया है, वे एक महान प्रयोग है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं इस नाटक के रूप में प्रसाद ने प्रथम बार एक महान प्रयोग किया है। आगे चलकर वे फिर कहते हैं ये प्रसाद जी का प्रथम सफल नाटकीय प्रयत्न कहा जा सकता है। कि इससे पहले नाटक का स्वरूप भिन्न था। भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में नाटकों की जो परंपरा चल रही थी वे सपाट थे। उनका वस्तु विन्यास बिल्कुल सीधा सीधा था, उसमें कहीं द्वंद्व नहीं था, उनमें कोई नवीन प्रयोग नहीं थे। परंतु प्रसाद जी तो स्वयं प्रयोगधर्मी रचना कर रहे हैं और वे हमेशा नए नए प्रयोग करते रहे हैं। अपने प्रारंभिक नाटकों से वे उतना संतुष्ट नहीं हो पाए, तो अपनी नाट्य कला में ही परिष्कृति लाने के लिए, अपनी नाट्य कला को ही कलात्मक रूप प्रदान करने के लिए वे सदैव नए नए प्रयोग करते रहे हैं। और इस दृष्टि से अजातशत्रु इनका एक महान प्रयोग माना जा सकता है। ऐसे ही एक और नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ, जो 1926 में प्रकाशित हुआ। ये भी एक पौराणिक कथा पर आधारित है, क्योंकि प्रसाद जी या तो इतिहास को अपनी कथा का केंद्र बनाते हैं या पौराणिक कथाओं को। तो यहाँ उन्होंने पौराणिक कथा को आधार बनाया है। राजा परीक्षित हुए और सर्प के विष से उनकी मृत्यु हो गई थी। सांप ने डस लिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और राजा परीक्षित के ही पुत्र जन्मेजय जो है वो प्रण लेते हैं कि वे पूरे नाग वंश का अंत कर देंगे, नाग वंश को समाप्त कर देंगे।
तो इसलिए वे नाग यज्ञ करते हैं। तो इस नाटक में आर्यों और नागों का संघर्ष प्रमुख रूप से उभर करके आया है। इस संपूर्ण नाटक में दार्शनिकता है। प्रसाद स्वयं बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का उन्होंने गहन अध्ययन ही नहीं किया था, उसकी प्रस्तुति भी की है। बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित रहे हैं। तो इस नाटक में भी उनका दार्शनिक रूप दिखाई देता है। पौराणिक नाटक है, परंतु इस नाटक के कथानक की जब बात करें तो अनेक आलोचक इस नाटक पर यह आरोप लगाते हैं कि इसका कथानक शिथिल है, घटनाओं में शैथिल्य आ गया है, घटनाएं जो है वो बिखरी हुई हैं और पात्रों का बाहुल्य है, बहुत अधिक पात्र हैं इसमें। ये तो वैसे प्रसाद के सभी नाटकों पर, परवर्ती नाटकों पर तो विशेष रूप से ये आरोप लगाया जाता है कि उनके नाटकों में पात्रों का बाहुल्य रहता है। अनेक पात्र रहते हैं जो रंगमंच की दृष्टि से, अभिनेता की दृष्टि से उचित नहीं माने जाते। श्रोताओं को उनका नाम याद करने में भी कठिनाई होती है और अभिनय करने में इतने पात्रों को जोड़ना वे भी कठिन होता है। तो जन्मेजय के नाग यज्ञ पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि इसमें पात्रों का बाहुल्य है। नाटक की दिशा को एक और प्रयोग के रूप में प्रसाद जी प्रस्तुत करते हैं, प्रतीकात्मक नाटकों के रूप में। और इस दृष्टि में इन्होंने नाटक की रचना की कामना, जो 1927 में प्रकाशित हुआ। संस्कृत में एक प्रतीकात्मक नाटक प्रसिद्ध रहा, प्रबोध चंद्रोदय। उसी तरह का यह भी एक अन्यापदेशिक या प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में जो मानवीय भावनाएं होती हैं, संतोष, लज्जा, लालसा, वासना, इन भावनाओं को मूर्त रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनका मानवीकरण किया गया है, उनको पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। तो इस तरह से पूरा एक नाटक जो है वो प्रतीकात्मक है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के लेखक हुए रामचंद्र तिवारी। उन्होंने इस नाटक की समीक्षा करते हुए कहा कि यह प्रसाद की भावुकता, कल्पनाशीलता तथा मानवता के विकास क्रम के सूक्ष्म अध्ययन की प्रवृत्ति का परिचायक है। इसमें प्रसाद जी की कल्पना अधिक दिखाई देती है। उनके जो संवेदनशील हृदय है, हृदय की जो भावुकता है, वे प्रकट होती है क्योंकि वे विभिन्न मानवीय भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। लालसा को, वासना को, कामना को, संतोष को, तो इन सारी मानवीय वृत्तियों को उनका एक मानवीकरण करते हुए एक नवीन प्रयोग करते हैं। इसी तरह से नाटक के क्षेत्र में धीरे धीरे परिष्कृति को प्राप्त करते हुए, परिनिष्ठता को प्राप्त करते हुए प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में एक नवीन नाटक की रचना करते हैं, स्कंदगुप्त, जो 1928 में प्रकाशित हुआ। गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त के शौर्य, उनके राजनीतिक कौशल का परिचय इस नाटक में मिलता है। एक और पूरे इतिहास का, गुप्त युगीन इतिहास का चित्रण करते हैं, और दूसरी ओर क्योंकि प्रसाद स्वयं प्रेम और सौंदर्य के कवि रहे हैं, रोमानी प्रवृत्ति के कवि रहे हैं, तो इतिहास में कल्पना का मिश्रण करते हुए प्रेम का एक उदात्त दिव्य स्वरूप भी चित्रित करते चलते हैं। इस नाटक में भी स्कंदगुप्त का विजया और देवसेना के साथ जो प्रेम संबंध है, उस प्रेम के त्रिकोण की उदात्त अभिव्यक्ति की है। पूरा एक प्रेम का उदात्त रूप दिखाई देता है, कहीं भी वासना परक रूप नहीं दिखाई देता। और इस नाटक में प्रसाद जी ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों नाट्य शैलियों का सुंदर समन्वय किया है। दोनों
एक तरफ अपनी भारतीय परंपरा में जो नाटक की परंपरा, जो जैसी नाट्य संधियाँ होती हैं, कार्यावस्थाएं होती हैं, उनको भी लेते हैं और उसके साथ साथ पाश्चात्य नाट्य शैली के रूप में संकलन त्रय का भी ध्यान रखते हैं। उसके आरंभ, विकास, चरम और फिर समाप्ति, जो नाट्य सिद्धांत हैं, पाश्चात्य नाट्य सिद्धांत है, उनका भी कहीं समन्वय करते हुए प्रतीत होते हैं। स्कंदगुप्त नाटक प्रसाद की नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान है। वस्तु विन्यास और चरित्र चित्रण दोनों ही दृष्टि से प्रसाद की ये दिव्य कलात्मकता का दर्शन इस नाटक में होता है। पूरे नाटक का जो एक वस्तु विन्यास है, वे पारिवारिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर ही चित्रित होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए स्कंदगुप्त नाटक के बारे में डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, जिन्होंने प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन किया, वे कहते हैं, रचना पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। इसमें पाश्चात्य एवं भारतीय नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ है। वस्तु तत्व, चरित्रांकन, संवाद और देश काल का चित्रण इसमें बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। स्वयं लेखक को अपनी इस रचना से बड़ा संतोष था। संपूर्ण नाटक में पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार सक्रियता का प्राधान्य है और भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत का भी सुंदर समन्वय जितना इस कृति में दिखाई देता है, उतना और कहीं नहीं। भले ही कुछ लोग काव्यात्मकता के आधिक्य के कारण नाक भौं सिकोड़े, परंतु भारतीय नाट्य परंपरा की विशिष्टताओं से अवगत सहृदय समालोचक अवश्य ही उसका यथार्थ रसास्वादन करते हैं। इसी प्रकार इन्होंने एक और प्रतीकात्मक एकांकी की रचना की, एक घूंट। एक अंक है और एक ही दृश्य है। प्रतीकों के माध्यम से प्रसाद द्वारा आनंदवादी सिद्धांत की व्यावहारिक भूमि पर प्रस्तुति की गई है। प्रसाद जी का एक अन्य नाटक है चंद्रगुप्त। इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में विस्तार से करेंगे। ये भी इनका प्रसिद्ध नाटक रहा। और एक नाटक था ध्रुव स्वामिनी, जो 1933 में रचित है। विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर ही इसकी रचना की गई है। ये भी एक नवीन प्रयोग है और इसी नाटक से समस्या नाटकों की परंपरा का प्रारंभ होता है। इस नाटक में अनमेल विवाह और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद ने बड़े कौशल से प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने इस व्याख्यान में प्रसाद के नाटकों पर चर्चा की। धन्यवाद।